मेडिकल करियर की शुरुआती समय में आपकी जो बड़ी चुनौतियां रही वो क्या रही है? बिल्कुल एंजॉय दैट। जी और मैं ये मान के चलता हूँ, जो मैंने आई हैव सीन ए वेरी बैड डेज, जी वेरी बैड डेज, बट ईश्वर ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो जब बेस्ट में आप खुश हैं तो वर्स्ट में आप दुखी क्यों हैं? आपके हिस्से का वर्स्ट तो आप ही को लेना मिलेगा पड़ेगा ना। बिल्कुल जी। जब बेस्ट में खुश हैं, हैप्पी हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपका ग्लैमर है, आपकी वो है पूरी कि एक ऑरा है, तो फिर दुख में क्यों? एंजॉय दैट आल्सो। हाँ और मैं तो उस आदमी को सबसे ज्यादा बहादुर मानता हूँ, योद्धा मानता हूँ, जी। जो ही कैन स्माइल इन द बैड डेज। तो ये पूरे सर्विस में आप मानेंगे कि महाकुंभ में जो भगदड़ वाला माहौल था वो सबसे बड़ा चुनौती भरा था हाँ, आपके लिए? यस, निश्चित निश्चित रूप से बहुत बहुत ही चैलेंज था ये। जो चीजें और हम लोग टीवी पे देख रहे थे वो आप लाइव वहां पर देख फेस हाँ, कर रहे थे। हम कर रहे थे, हम साथ में प्रेस को आपके जो है जितने भी न्यूज चैनल थे उन सबको मैं इंटरव्यू दे रहा था, मैं बाइट दे रहा था ये। और जो भी हमारी डेड बॉडीज थी उनको कायदे से मैनेज करना। अब देखिए वहां पे लोग आए थे नहाने, अब उनके घर वाले लोग आए थे, उनके बाद हम्म। विवेक जी, देखा जाता है कि जैसे ही किसी को कैंसर हुआ उसको जब कैंसर पता चलता है तो वो पता चलते ही उसकी लास्ट स्टेज आ जाती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू होते ही उसकी डेथ हो जाती है। तो समय रहते किसी को क्यों नहीं पता चलता कि उसको कैंसर देखिए हो गया? फैक्ट ये है। समय आता है सर जब वो बिल्कुल हार जाता है। शायद आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा समय रहा होगा, तो उस पर भी अगर कभी कुछ लिखा होगा तो क्या मन में रहा? तो लिखा तो बहुत है, लेकिन उसकी जो एक टैगलाइन हम आपको बताना चाहेंगे, हमने भी जीवन में बहुत बुरे दिन देखे हैं, बिल्कुल इतने बुरे दिन कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो उस पे हमने एक लाइन लिखी अभी आपसे बात करते करते समझ में आएगी अच्छा। कि तुम पूछते हो कि कहाँ कहाँ से गुजरे हो, तुम पूछते हो कि कहाँ कहाँ से गुजरे हो, अगर तुम गुजरते तो गुजर गए हो। अरे वाह। नमस्कार। आज के हमारे शो के जो मेहमान हैं उनके पास पूरे जिले के स्वास्थ्य की चाबी है। उनकी दिनचर्या में सुबह में अस्पताल का दौरा, दोपहर में स्वास्थ्य से संबंधित मीटिंग और रात में मरीजों के साथ फोन कॉल्स पर रहना, यही है। तो बहुत स्वागत करते हैं जनपद शाहजहांपुर के सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा जी का। थैंक विवेक यू। जी, बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। थैंक यू। विवेक सर, आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, तो जी। प्रयागराज में आपका जन्म हुआ, आपका बचपन बीता, तो कौन कौन परिवार में है और आपकी कैसा बचपन का जो रहा है समय वो कैसा रहा? देखिए प्रयागराज मेरी जन्मभूमि भी है, मेरी कर्मभूमि भी है, और मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। जी। और शुरुआत से ही हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का प्रचलन रहा है, अच्छा। इसलिए थोड़ी संवेदनाएं कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि चाचा भी जानते हैं, बुआ भी जानते हैं, मामा को भी जानते हैं, जी। और नानी को भी जानते हैं, बाबा को भी जानते हैं, सबको जानते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमारे जो है वर्तमान में हमारे घर में सबसे बुजुर्ग मैं ही हूँ, अच्छा। क्योंकि मेरे बड़े भाई थे, मेरे फादर थे, मेरी मदर थी, ये सब दिवंगत हो चुके हैं, जी। और मैं ही सबसे बड़ा घर का हूँ। और मेरे घर में मेरी भाभी जी और उनकी बेटी, जिसकी शादी हो चुकी है, और उसकी अपने ससुराल में रहती है, एक बच्चा है उसका, अच्छा। 8 साल के लगभग। और मेरी 2 सिस्टर हैं, जो एक सिस्टर ने बगल में ही हमने उसे मकान बनवा दिया है, जैसे कि उसका जो है हम लोग का घर बहुत बड़ा है प्रयागराज में। अच्छा। तो उसमें क्या है कि अगर जो है अगर लिटरेरी कहें तो यहाँ का जो बीघा होता है और हमारे यहाँ के बीघे में फ़र्क होता है। अच्छा। तो यहाँ का बीघा 600 स्क्वायर यार्ड का होता है, हमारे यहाँ का बीघा 2720 स्क्वायर यार्ड का होता है। अच्छा। तो हम लोगों का लगभग 1400 स्क्वायर यार्ड में मकान है, अच्छा। जिसमें लॉन भी है, जिसमें मैं पेड़ों का बहुत ही शौकीन हूँ। तो हमारे पास काफ़ी फ्लावर हैं, काफ़ी प्लांटेशन है, काफ़ी पौधे हैं, और घर में करीब 10 12 13 कमरे हैं। जी। तो उसमें हमारे घर में इस समय टोटल 7-8 लोग हैं। अच्छा। तो अगर जो है हम देखें इस तरह से तो हमारा आधा कमरे तो खाली रहते खाली हैं। रहते हैं, तो हाँ। सिस्टर, उनके हस्बैंड और उनका बेटा, वो भी साइड में ही एक रहते हैं, तो हम लोग का थोड़ा घर भरा लगता है, अच्छा। और हमको अकेला घर कभी अच्छा नहीं लगता। जी। तो
मेरे सिस्टर के बच्चे, चूँकि उनके हस्बैंड जो है सीआरपीएफ में है तो बाहर पोस्टेड रहते हैं, जी। तो बच्चे वहीं पढ़ते हैं प्रयागराज में ही। एक हमारी जो भांजी है बड़ी, वो एलएलएम, एमबीए और इस समय पीएचडी कर रही है क्रिमिनल साइकोलॉजी में, अच्छा। और वो वहाँ पे यूनाइटेड यूनिवर्सिटी में फैकल्टी है ले ले लॉ की और मैनेजमेंट की। अच्छा। हमारी दूसरी, हमारा भांजा जो है वो वहाँ से अभी जितने बड़े युद्ध से वो यूक्रेन से एमबीबीएस करके आया है, अच्छा। और वो अभी लास्ट जो है जनवरी में आया है। तो अब वो एफएमजी की तैयारी कर रहा है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की। तो वो तैयारी करके वो जो है उसके बाद एमबीबीएस का उसका कार्डियोलॉजिस्ट बनने का सपना है। मेरी छोटी भांजी ने एम फार्मा किया है अच्छा। और वो इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रही है। और मैं सेपरेटी हूँ, जी। तो मैं अकेले रहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से अकेले रहता हूँ, लेकिन मैं एक जॉइंट फैमिली का हेड हूँ। एक ऐसे परिवार में आप बड़े हुए जहाँ पर जॉइंट फैमिली थी, और आपने बताया 13 कमरों का घर और अब सिर्फ 8 लोग वहां पर रहते हैं, तो बचपन में जब भाई बहन और सब बहुत चाचा ताऊ बदमाशियाँ करते हाँ। थे, बहुत बदमाशियाँ करते थे, और मैं ज़्यादा कुछ शरारती था, जी। तो मैं छोटी-छोटी ऐसी हरकत करता जिससे बहुत डाँट खाता था बचपन में। अच्छा। और हमारे घर में एक ट्रेंड और है कि जी। हमारी नानी जी भी वो जॉब में थी, हाँ। जबकि आदमी भी पुरुष लोग भी नहीं पढ़ते, तब वो पढ़ के वो हेड मिस्ट्रेस थी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, और वो 91 में रिटायर हुई हैं अपने अच्छा। जॉब से। मेरी मदर भी लेक्चरर थी, मेरे फादर भी जो है क्या कहते हैं यूपी रोडवेज में सीनियर असिस्टेंट होकर रिटायर हुए, और वो स्टेट लेवल के यूनियन के नेता थे। अच्छा। और हमारे बाबा जी, ग्रैंडफादर, जी। वो जी रोड बस स्टेशन है प्रयागराज में, वहाँ के वो इंचार्ज हुआ करते थे। अच्छा। तो हमारे फादर और मदर दोनों साइड में 3 पीढ़ी से नौकरियां होती हैं, 3 पीढ़ी से लोग पढ़े लिखे हैं। तो मैं ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि प्रयागराज की धरती पे जन्म लिया जी। और एडुकेटेड फैमिली में जन्म लिया। हाँ। तो एडुकेटेड फैमिली में जन्म लेने से काफ़ी संस्कार आपको ऐसे ही मिल जाते हैं जो कि आम तौर पर नहीं मिल पाते हैं। जी। तो जिस घर में नानी टीचर रही हो और माता जी टीचर रही, तो मम्मी का आपके किस्सा है उनकी जॉब से रिलेटेड, तो वो क्या है जब उनको पता ही नहीं था कि उनकी जॉब लग गई थी, ऐसा कुछ भी है? मेरी मदर बेसिकली, मैं जिस साल पैदा हुआ था, मैं जी। आई एम 65 बॉर्न, तो वो उस समय बीएससी कर चुकी थी वो, जी। और शी अपीयर्ड इन द मेडिकल एंट्रेंस। और उस समय का समय है जबकि मेल वगैरह नहीं चलती थी, सिर्फ डाक चलती थी, टेलीग्राम चलता था। तो शी गॉट सिलेक्शन इन द जीएसवीओ मेडिकल कॉलेज अच्छा। एज इन एमबीबीएस कोर्स, बट चूंकि कम्युनिकेशन गैप हुआ तो उनको पता नहीं चल पाया। हाँ। ये बात उनको तब पता चली जब मैं 10 साल का हो गया था, और एक छोटी सी सर्जरी के लिए जी। मैं सौरभ नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। तो वहाँ पे एक डॉक्टर शर्मा थे, बड़े ही लीडिंग हमारे जो है सर्जन हुआ करते थे नॉर्थ इंडिया के, जी। डॉक्टर एनडी तहलियानी। तो उनके जूनियर थे, तो उन्होंने, शर्मा जी ने मेरी मदर का नाम पढ़ा जब एज ए गार्जियन में, तो उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाह रहा था 10 साल से आपसे। तो उन्होंने कहा कि क्यों डॉक्टर साहब, वो भी सर्जन थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा क्यों डॉक्टर साहब, तो उन्होंने कहा आपने एडमिशन नहीं लिया था, तो वेटिंग लिस्ट में मैं पहला था, मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो तब उनको पता चला, तो उन्होंने शी डिसाइडेड कि तुम्हारे कारण मुझे नहीं पता चल पाया, तो कृपया तुम अब डॉक्टर बनोगे अब। अच्छा। तो मेरी इच्छा थी कि मैं एग्रीकल्चरिस्ट बनूं, एग्रीकल्चर इंजीनियर बनूं। जी। तो फिर उसके बाद मुझे ये लगा कि एग्रीकल्चर इंजीनियर बन जाऊंगा, जी। लेकिन मदर की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। फिर मैंने उसी अपनी इच्छा अडॉप्ट कर लिया, और ईश्वर का संयोग है कि मैंने जो है बीटेक एजी में भी जी। एडमिशन लिया था, जी। और 10 दिन हमने पंतनगर से बीटेक एजी किया। जी। तो अपनी इच्छा भी पूरी कर ली, और 10 दिन जब पढ़ रहे थे तभी जो है सीपीएमटी का रिजल्ट आ गया, एंड आई गेट सेलेक्टेड इन द कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, अच्छा। उसी मेडिकल कॉलेज जहाँ मेरी मदर सेलेक्ट हुई थी। अच्छा। तो ये संयोग है, जी। ईश्वर की वो है कहिए। और फिर मैं 1 महीना वहाँ पढ़ के मैंने इलाहाबाद ट्रांसफ़र करवा लिया था अपना। फिर अच्छा। मैंने अपना एमबीबीएस इलाहाबाद से किया, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से। और कुछ सब्जेक्ट में मेरी पेपर्स से, पेपर का मतलब हम लोग
मोर देन 65 मांगते हैं, मतलब ऑनर के सवाल सब पास होना मेडिकल में। और उसके बाद फिर मैंने जो है वहाँ से इंटर्नशिप करके ऐसे पीएमएस की वैकेंसी आई थी, जी तो मैंने अप्लाई कर दिया था। 91 में मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ है। जी फिर कुछ जो हमारे वहाँ के अच्छे जैसे मुझे सेवा का मौका था, जी सेवा करने का। मैं वहाँ पे एक वहाँ पे डॉक्टर जेबी बनर्जी हुआ करते थे, जिनको कि बीसी अवार्डी थे वो, अच्छा डॉक्टर बीसी रॉय जी अवार्डी थे जी वो। तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अच्छा उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाया लाइफ में, 6 महीना मैंने उनके साथ काम हम्म किया था। उनका वहाँ पे विकलांग केंद्र चलता है, तो उसमें जो ऑर्थोपेडिकली विकलांग पोलियो के पेशेंट होते थे, उन सब की ट्रीटमेंट करते थे, और मुझे 6 महीना मौका मिला उनके साथ काम करने का। उनसे एक चीज़ सीखने का मुझे मौका मिला, उन्होंने कहा कि लगन जो है, आप अगर आपकी है, जी तो आपको वो चीज़ मिलेगी ज़रूर, बट उस लगन पे 100% डेडिकेटेड रहिए। ये नहीं कि आज हमारी लगन है, कल हम लगन माइनस हो गया, हाँ कल बिल्कुल लगन सही प्लस हो गया, जी तो नहीं। जिस भी लगन से आप काम शुरू कर रहे हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुरू कर रहे हैं, उसको पूरी तरह उसी पोटेंशियल से लास्ट तक बनाए रखिए। अगर पोटेंशियल बढ़ा दिए तो ठीक है, बट कम मत कीजिए, अगर आपको वास्तव में अपना एम पाना है। तो वो चीज़ें मैंने उनसे सीखी, जी और सौभाग्य की बात है, वो मुझे एमएस ऑर्थोपेडिक्स करने जर्मनी भेज रहे थे, लेकिन मैं गया नहीं। अच्छा मैंने कहा मैं जो कुछ करूँगा अपने आप से करूँगा, मैं वैसे नहीं करूँगा। तो मैंने पीएमएस ज्वाइन कर लिया। जी पीएमएस ज्वाइन करने के बाद एडहॉक पे किया था। आपके बगल के डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में मैंने नौकरी शुरू की थी। 4 साल यहाँ मैंने नौकरी की। 2 साल मैंने की थी एडहॉक पे, और उसके बाद कमीशन से 94 में सेलेक्ट हुआ, तो कमीशन से भी यहीं मेरी पोस्टिंग हुई थी, और फिर मैं यहाँ पे 2 साल और रहा। फिर आई ट्रांसफर टू प्रयागराज इलाहाबाद। अब का प्रयागराज, पहले का इलाहाबाद। मैंने ट्रांसफ़र लिया। जी मैं वहाँ पे 10 साल मैंने काम किया, और मैं डब्ल्यूएचओ का भी ट्रेनर रहा हूँ, यूनिसेफ का भी ट्रेनर रहा हूँ, और बहुत सी चीज़ें हैं, ऐड कर दीजिए इसमें। मैंने आधे प्रयागराज इलाहाबाद की सीएससीज़ को डब्ल्यूएचओ के इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए ट्रेन किया है, और मेरा जो है ऐसे ही रहा है, कई उसमें संस्थाओं का मैं वो रहा हूँ, ट्रेनर रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं 10 साल बाद जौनपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। जी तो वहाँ पे जब जौनपुर ट्रांसफ़र हुआ, तो उसी समय मैंने पीजी के लिए अप्लाई कर रखा था, इन सर्विस पीजी। तो मेरा डीसीएच में सिलेक्शन हो गया था, तो जौनपुर मैंने ज्वाइन किया। फिर 2 साल मैंने कानपुर से, लगता है कुछ कानपुर का हिस्सा मेरे लिए बचा हुआ था, तो मैंने 2 साल वहाँ से डीसीएच किया, अच्छा और आई वाज सेकंड पोजीशनर इन द डीसीएच। ओके जबकि हम लोग को पढ़ाई छोड़े करीब जो है 15 साल हो गए थे, जी बट सेकंड पोजीशन मिली मुझे वहाँ पे डिस्कस करने में। और उसके बाद फिर मैं 5 साल जौनपुर में काम किया, और फॉर्चुनेटली आई बैक टू प्रयागराज फिर सन 12 में। और उस 12 में बैक होने के बाद देखिए, मुझे पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा है कि 2001 के कुंभ को मैंने किया, 2007 के मैंने जो है अर्ध कुंभ को किया, 2013 के कुंभ को किया, 2019 के अर्ध कुंभ को किया, जिसे कुंभ माना गया था, जी 2025 के कुंभ को किया। जी तो एक तरह से मान लीजिए कि 3 कुंभ और 2 अर्ध कुंभ मैंने किए हैं, और मेरे ख्याल से शायद ही स्टेट में मेडिकल जी फील्ड में कि कोई भी कोई ऐसा हो होगा जिसने हाँ इतने एक्सपीरियंस कुंभ के किए कुंभ हैं। के लिए हो और मैंने जो है 2001 से जब शुरू किया था, तो यू विल सरप्राइज कि मुझे काम क्या दिया गया था। हाँ मैं 20 किलोमीटर दूर प्रयागराज से इलाहाबाद के मेन स्टेशन सैदाबाद एक जगह है, वहाँ के रेस्ट हाउस में मैं रुका था, और कितनी ट्रकें कितनी बसें जाती हैं उनकी काउंटिंग के लिए मैं था वहाँ पे। अच्छा मैं और मेरी फील्ड की, अगर कोई कैजुअलिटी होती, हाँ कोई इमरजेंसी होती, उसके ट्रीटमेंट के लिए, और साथ में इस डाटा के लिए कि लगभग कितनी बसें जाती हैं, कितनी अच्छा बसें। तो मेडिकल करियर की शुरुआती समय में आपकी जो बड़ी चुनौतियां रही वो क्या रही हैं देखिए, ईश्वर की कृपा है कि जो मेरी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। अच्छा हाँ, तो जो मेरी इच्छा होती है पूरी हो जाती है। मैंने बीएससी करके, तब चूँकि मैं जब इंटरमीडिएट किया था, तो मेरी एज नहीं थी सीपीएमटी देने की, तो मैंने उस समय, हम लोगों के समय 2 साल की बीएससी हुआ करती थी। तो बीएससी में मैं अपने यहाँ पोजीशन होल्डर था, सीएमपी डिग्री कॉलेज से मैंने किया है। जी तो मेरी पूरी एजुकेशन इलाहाबाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज
ये मेडिकल चौराहे के से करीब 200 मीटर दूर है। जी। सीएमपी डिग्री कॉलेज जिससे मैंने बीएससी किया वो मेडिकल कॉलेज से करीब 300 मीटर 400 मीटर दूर है। जी। और मेडिकल कॉलेज चौराहे से मैंने मेडिकल किया। तो अच्छा। हमारी सारी एजुकेशन पूरी जो है इंटरमीडिएट से लेके एमबीबीएस तक की एक चौराहे में थी। बहुत ही कंफर्ट जोन में चीजें हो गई इजीली हाँ, आपके कंफर्ट साथ। जोन में थी तो ईश्वर की कृपा है। लेकिन और कुछ जगह पर आकर थोड़ा सा जैसे 1994 में आपकी शादी हुई और 2001 में तलाक हुआ, तो उस वक्त का समय बड़ा कठिन रहा होगा आपके लिए, कैसे निकले देखिए आप उससे? एक बात बताया आपको, बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि एवरीथिंग इन वर्ल्ड इज डेस्टिनाइड। हम्म। तो डेस्टिनी से तो आप नहीं बाहर निकल सकते बिल्कुल। ना। तो बेहतर है कि क्राई फॉर दैट, एंजॉय दैट, हम्म। बिल्कुल। एंजॉय दैट। जी। और मैं ये मान के चलता हूँ जो मैंने आई हैव सीन ए वेरी बैड डेज, जी। वेरी बैड डेज, बट ईश्वर ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आपके लिए जो चीजें बनी हैं हम्म। तो अगर वो आपके सामने आ रही हैं, व्हेन यू आर गेटिंग योर बेस्ट, तो वर्स्ट कौन लेगा? वर्स्ट भी तो आप ही लेंगे ना। बिल्कुल। तो जब बेस्ट में आप खुश हैं तो वर्स्ट में आप दुखी क्यों हैं? आपके हिस्से का वर्स्ट तो आप ही को लेना मिलेगा पड़ेगा ना। बिल्कुल जी। जब बेस्ट में खुश हैं, हैप्पी हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपका ग्लैमर है, आपकी वो है पूरी कि एक ऑरा है, तो फिर दुख में क्यों? एंजॉय दैट आल्सो। हाँ। और मैं तो उस आदमी को सबसे ज्यादा बहादुर मानता हूँ, योद्धा मानता हूँ, जी। जो ही कैन स्माइल इन द बैड डेज। अच्छे दिन में सभी मुस्कुराते हैं हम्म। और एक्सेप्ट द चैलेंज। अगर कोई चैलेंज है तो एक इंग्लिश की सेइंग है कि चैलेंज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एलिजिबल डॉटर ऑफ गॉड, ही ऑलवेज गिव हम्म। द बेस्ट पर्सन। बिल्कुल। तो जब चैलेंज है तो आप बेस्ट हैं। आपको फूलों से बड़ा प्यार है, आप प्लांटेशन हाँ, में ज्यादा बिलीव रखते हो, खुद को मेंटेन आप बहुत अच्छे से रखते हैं, मतलब पूरा ड्रेसिंग सेंस आपका बड़ा अच्छा है, तो कैसे कब से ये सब चीजें हुई, शुरू से ही ऐसे देखिए हैं? मेरा एक मानना ये है, आपको कपड़े डेली पहनने हैं। जी। तो मेरे पास से जो मेरी वार्डरोब होती है उस वार्डरोब में इट इज़ वेरी इनसाइड स्टोरी। मेरी वार्डरोब में अगर आप जाएंगे देखेंगे आपको हर तरह के अगर आपको कपड़े खरीदने, शर्ट खरीदनी है तो वही 10 वाइट शर्ट, परचेज द डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ शर्ट। हाँ। जब आपके दिन अलग हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि ईश्वर ने बनाए हैं रवि, तो फिर आप एक ही चीज क्यों यूज करते हैं? आप डिफरेंट चीजें चूज करिए हाँ। और उसकी पॉजिटिव एनर्जी अपने पास रखिए। तो मेरे तो वार्डरोब में सारी चीजें एकदम अलाइंड होती हैं कि इस शर्ट के साथ ये पैंट रहेगी, इस शर्ट के साथ ये पैंट रहेगी। और वास्तव में आप ये कह सकते हैं कितना टाइम कैसे लगता है, नहीं, इट कम्स इन योर हैबिट। आपका हाथ उसी पे चला जाएगा। जैसे आई यूज टू वियर ऑरेंज और डार्क ब्राउन ऑन द ट्यूसडे, ओके। तो हमारा हाथ उसी पे जाएगा जो हमारी ऑरेंज शर्ट की रो होगी उस पे। तो आप हर ट्यूसडे को ऑरेंज शर्ट पहनते हैं? हाँ, ऑरेंज या डार्क ब्राउन। ओके। और मेरी आदत है ये जैकेट पहनने की, हाफ जैकेट। हाँ। ये ऑल वेदर जैकेट होती है, ये मैं कम से कम 7-8 साल तो हो गया मुझे पहनते। अच्छा, ऑल सीजन में आप ऑल पहनते सीजन ऑल वेदर है ये, जी। गर्मियों में भी सर्दियों में भी। जी। तो मैं इसे पहनता हूँ और मेरे पास कलेक्शन है अच्छा। डिफरेंट कलर की हाफ जैकेट का। अच्छा। तो वो हर डे के हिसाब से है, जी। प्लान्ड है। अब वो उसी तरह हैंगर में वार्डरोब में टंगी होती है। ये सब आप खुद अपना मेंटेन करते मैं हैं खुद wardrobe? मेंटेन करता हूँ। आई एम टोटली सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड सेल्फ डिपेंडेंट। अच्छा। मुझे जब ईश्वर ने आपको बनाया है, इतनी अच्छी चीज दी है, आपको अच्छा खासा शरीर दिया है। मैं आई एम अराउंड 60 और अभी आपको बीपी और डायबिटीज और तरह तरह के मेंटल टेंशन नहीं आपको दिए हैं। जी। आप आराम से, मैं आराम से रात को लेटते ही सो जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जब चाहूँ उठ जाऊँ, जो भी खा लेते हैं, कभी कोई ऐसा इंडाइजेशन नहीं होता। अच्छा। तो फिर उसको आपको हम्म। डेकोरेट करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल। डू इट एंड एंजॉय। मतलब कि ये एक तरह से ईश्वर को बता रहे हैं कि आपने हमें अच्छा दिया है एंड आई एम केयरिंग दैट। आपने जो हमें शरीर दिया है वो उसका हम केयर कर रहे हैं। जी।
तो ये एक मैसेज है। दूसरी बात ये है कि मेरा एक और मानना है कि मुझे जो है मैं माघ मेले बीच में पड़ते हैं कुंभ के बीच में हर साल, तो उसमें कई जो है क्या कहते हैं अस्पतालों का, कभी एसआईसी रहा हूँ, कभी सुपरिटेंडेंट रहा हूँ, 30 बेड के अस्पताल होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि सन 19 में मैंने जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है एक ठोस कचरा प्रबंधन होता है, आपने सुना होगा, बड़ी तारीफ हुई थी कुंभ हाँ, की 19 उसके की, लिए तो बहुत आपको साफ सम्मानित सुथरा किया था, गया। बहुत साफ सुथरा था। जी। तो उसके पीछे कहीं न कहीं मैं था जी। और उसके लिए मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया हाँ। गया था। जी। तो आप हमारे ऑफिस में देखेंगे लगा हुआ है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी। तो वो मिला था। और अभी जो है 25 का कुंभ हमने इंडिपेंडेंटली हेल्थ पूरा मैंने देखा, मैंने मैनेज किया। और वो जो एक बैड इवेंट हुई थी ये आपके स्टैम्पीड की, उसको भी पूरा मैनेज करने में हम लोगों ने पूरा किया था। और शायद उम्मीद है कि इसके लिए भी कहीं हम सम्मानित किए जाएंगे अभी देर सवेर। तो नाम गया है हम लोगों का पीएम और सीएम के उसमें, जी। तो अप्रूव्ड हो के गया है, अब देखिए कब मिलता है। अच्छा, तो आपने एआई बेस्ड आईसीयू और सब सेंट्रल हॉस्पिटल जी का जी एक मॉडल जी बनाया था। जी, देखिए ऐसा है, जब ये हुआ मैं 23 अगस्त 2023 से इस काम में लगा हुआ हूँ कुंभ के लिए, जबकि कुंभ की शुरुआत हुई थी 13 जनवरी से। हाँ। 12-13 जनवरी जी। से 25 यानी लगभग 1.5 साल पहले से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हाँ। इवन जो लोकल हॉस्पिटल हैं, जो हमारे प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जो प्रयागराज का मेडिकल कॉलेज है, उन सबको इन्फोर्स किया गया कि इन केस कोई दिक्कत होती है तो उनमें हम पेशेंट को भेज के उनकी लाइफ सेव कर सकें। और उसके लिए हम लोगों ने पूरा काम कर रखा था, पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाना, उसका जो है मैपिंग करना, और कैसे ये बेहतर कर सकते हैं, रैम्प कहाँ बननी है, कैसे होनी है, ये तो एक परमानेंट स्ट्रक्चर हो गए। और फिर जो अस्पताल में वो मेला एरिया बनने थे, उस मेला एरिया में बनने के लिए एक तो अस्पताल बनने थे, तो हमारे पास हमने प्रपोज किया था 25 हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि इस बार 25 सेक्टर थे, तो 25 हॉस्पिटल भी प्रपोज किया गया था। लेकिन कट शॉर्ट करके हमें मिले थे करीब एक सेंट्रल हॉस्पिटल 100 बेड का, दो 25-25 बेड के जो है हमें क्या कहते हैं सब सेंट्रल हॉस्पिटल, और 8 हमें मिले थे सेक्टर हॉस्पिटल 20-20 बेड के, और 2 आईडीएच मिले थे, यानी इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल। जो इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई महामारी हुई, तो हम उन पेशेंट को उसमें शिफ्ट कर देंगे आईडीएच में। और आईडीएच इसलिए हम लोग हमेशा जो है, ये हम लोगों का सोच, हम लोगों ने बैठ के एक एक मतलब पिलर से लेके एक एक जो है कील तक हम लोगों ने उसके डिसाइड की थी कैसे करना है। तो आईडीएच हम लोगों ने हमेशा जो है जो हमारा पब्लिक एरिया था उससे दूर बनाया था, कि अगर मान ली कोई हमें महामारी होती है, तो उस महामारी को हम बाकी लोगों से बचा के रख सकें। तो एक हमने बनाया था ये यहाँ पे सेक्टर 1 में, एक हमने बनाया था अरेल में सेक्टर 22 में, वो एकदम बाहर। फिर हमारा जो मेन हॉस्पिटल सेंट्रल हॉस्पिटल 100 बेड का था, जिस 100 बेड के हॉस्पिटल में हमारा जो है 45 बेड फीमेल वार्ड था और 50 बेड था हमारा मेल वार्ड का, और 10 बेड हमारा आईसीयू का था जी। और 5 बेड हमारा था उसका क्या कहते हैं 40 और 45, 40 बेड फीमेल के, 45 बेड मेल के, और 10 बेड आईसीयू के, 5 बेड पीडियाट्रिक यूनिट के। ये हमारे पूरे 100 बेड में डिस्ट्रीब्यूशन था। हमारे पास ओटी थी, हमारे पास माइनर ओटी थी, हमारे पास हर तरह के स्पेशलिस्ट थे, स्किन से लेके आपके सर्जन तक हमारे पास मौजूद थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ईएनटी सर्जन, स्किन, ऑप्थेल्मिक्स, फिजिशियन, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, और सारे लोग हमारे पास मौजूद थे। और हमारी जो आईसीयू था, वो आईसीयू कैंट बोर्ड हॉस्पिटल इलाहाबाद का है, प्रयागराज का कैंट बोर्ड जनरल हॉस्पिटल, उसके जो डायरेक्टर थे डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे, उनसे मेरी बातचीत, मेरे मित्रवत हैं, मेरी बातचीत में कहा तुम डाल दो यहाँ पे जो है, तो उसने जो है पूरा 10 बेड का आईसीयू हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल में, और एक सब सेंट्रल हॉस्पिटल हमारा अरेल में था 20 बेड 25 बेड का, क्योंकि अरेल में ही सारी वीआईपी पॉपुलेशन बसी हुई थी। और सारे लोग जो भी हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई आते थे, दे
क्योंकि अरल में काफ़ी खुला साइड है, वहाँ एयरपोर्ट है, मतलब टेम्प्रोरी जो है जी एयरपोर्ट है वहाँ पे जी। बना हुआ है, तो वहाँ पे आके वहीं से अपना चले आते थे। तो वहाँ पे हमने वहाँ भी 10 बेड का आईसीयू हमने ये सेंट्रल कैंट जनरल हॉस्पिटल ने खोला था। और झूसी में जहाँ पे कि सारे महात्मा संत रहते थे सेक्टर 20 में, वहाँ हमने एक सब सेंट्रल हॉस्पिटल खोला था 25 बेड का, जिसको कि एम्स रायबरेली जैसे महत्वपूर्ण संस्थान ने उसको रन कराया था। अच्छा। और जो हमारा एआई बेस्ड जो आप बता रही हैं, तो ये हमारा एआई बेस्ड पूरा हमारा ये सेंट्रल आईसीयू था सेंट्रल हॉस्पिटल का, जी जिसमें 10 बेड थे। 10 बेड किसी हर नदियों के नाम थे, गंगा जमुना सरस्वती, उसमें बेड का नंबर नहीं था, सिर्फ गंगा जमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी सारे बेडों के नाम इस पे थे। अच्छा। और सारे जो है क्या कहते हैं उस पे सब पे मल्टी पैरा मॉनिटर लगे हुए थे। जी कोई पेशेंट आता उसको मल्टी पैरा मॉनिटर लगे थे, 4 उसमें एआई बेस्ड कैमरे लगे थे। शुरू के तो उसमें साथ में उसका जैसे ही मॉनिटर वो बीप करेगा, वैसे ही जो एआई बेस्ड कैमरा है जी। वो उस पे फोकस करेगा, उस फोकस करके उसके रिजल्ट को सीधे जो है क्या कहते हैं, जो एसके पांडे डॉक्टर एसके पांडे डायरेक्टर थे, हाँ और साथ में मतलब अलोंग विद जो मेदांता लखनऊ के जो इमरजेंसी मेडिसिन के होते उनके पास बीप बजाएगा और ये फोटो करके भेज देगा, देखिए ये मॉनिटर की स्थिति है। अच्छा। और साथ में उसमें एक और अच्छी चीज थी जी कि उसमें हम बाइलेटरल टॉक कर सकते हैं उस कैमरे से। जैसे मान लीजिए कि हमें देखा उन्होंने जी कि ये है, तो उसकी हम फाइल उसको उस पर लगा के उस फाइल वहां पे दिखा सकते हैं, ये फाइल इसकी चल रही है, ये ट्रीटमेंट चल रहा है, तो यू कैन, अगर आपको लगे कि हाँ उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वहां से वो बोल के बात सुन सकते हैं, यहाँ से हमारी बात सुन सकते हैं। अच्छा। तो इस टाइप का पहला हॉस्पिटल था जिसको हम लोगों ने एआई बेस्ड हॉस्पिटल बनाया था वहाँ पे टेम्पररी व्यवस्था में। और जिन लोगों ने देखा है उनका ये कहना था कि इट इज जस्ट अनइमेजिनेबल। बिल्कुल सर, इतनी जल्दी आप लोगों ने इतना और बड़ा उसके बाद हमको 1.5 महीने लगे इसको सेटअप करने में, 1.5 महीने। हाँ और उसके बाद हमारा जो और आगे की बात सुनिए, जो हमने रायबरेली ने दिया था, एम्स रायबरेली ने 20 बेड का, जो 25 बेड का वहाँ पे 20 सेक्टर 20 में, जी जहाँ सारे अखाड़े रहते हैं, हाँ तो हमने इसलिए वहाँ लगाया था कि अखाड़ों में चूंकि जब मेन स्नान पर्व होते हैं उसमें ट्रैफिक बहुत कंजेशन होता है और ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन भी होता है। जी तो इधर का आदमी वो गंगा पार था, हाँ झूसी साइड में गंगा पार, और ये हमारा मेन गंगा के इस पार था सिटी साइड में। अब वो यमुना के पार था तीसरा सब सेंट्रल जी हॉस्पिटल, कि वो आपका जब अगर कोई ट्रैफिक कंजेशन हो या ट्रैफिक डाइवर्जन हो, ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन हाँ हो, तो पेशेंट वहां अपनी जगह पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अच्छा। तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने बनाई थी, क्योंकि अब ये एक बहुत कुंभ माघ मेला देख चुके हैं, तो इसलिए सारे दिमाग में भरा हुआ था क्या क्या करना है। महाकुंभ में 125 जो रोड एम्बुलेंस अभी लगाई उसमें अभी जीपीएस लगा हुआ था, तो ये सिस्टम अभी क्या? बता रहे हैं, जी अभी तो उसमें जो है उनमें जो एम्स रायबरेली ने किया था, उन्होंने एक चिप डेवलप की थी। जी अच्छा। उस चिप को वो सीधे आपके प्रिकॉर्डियल यानी हार्ट के ऊपर स्किन में लगा देते थे, जी जो हार्ट पेशेंट होते थे। अच्छा। और उसकी एक मोबाइल में 20 लोगों की रिकॉर्डिंग चल सकती थी साथ में, कंटिन्यूअस उनकी मॉनिटरिंग रिकॉर्डिंग चलती थी। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि जो लोग वहां अपना कहीं मार्केटिंग कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, उनको ये फोन गया कि भैया वापस आ जाओ, तुम्हारी हार्ट रेट दिक्कत कर रही अच्छा है। तो उन्होंने कहा हाँ कुछ लग तो रहा है, कि हाँ आ जाओ, तुरंत आ जाओ। अच्छा। तो दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी वी हैव गिवन इन दैट एरिया, और वो भी टोटली टेम्पररी, टोटली टेम्पररी। और साथ में हमारा जो है, जो आप बता रहे हैं, हमारे पास इस बार पहला हम लोगों ने इनोवेशन किया था कि उसमें एक डाला था कि हमारे पास रिवर एम्बुलेंस भी होनी चाहिए। तो 20 की बात हुई थी पहले, लेकिन चूंकि पुल बहुत ज्यादा थे पानटुंडी, जिससे 7 रिवर एम्बुलेंस हम लोगों ने डाली थी। और उन 7 रिवर एम्बुलेंस में ईएमटी और ड्राइवर थे, साथ में सक्शन मशीन वगैरह सब उसमें रखी हुई थी। अगर कोई ड्राउनिंग का केस होता है तो ऑन द स्पॉट वो जाके तुरंत रिकवर करते हैं। अच्छा 7 एम्बुलेंस में, रिवर एम्बुलेंस में, और वो सब मोटराइज थी, उनमें आपको चप्पू नहीं चलाने, मोटराइज थी। और हमारे पास 125 रोड एम्बुलेंस थी, जी जिस रोड एम्बुलेंस में हमारे पास 15 जो है क्या कहते हैं वो एएलएस थी, एडवांस लाइफ सपोर्ट, और हमारे पास 110 थी हमारे पास बेसिक लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस। तो उन बेसिक लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस को हम लोगों ने टेवरा और ये आपके ये इनोवा और इस टाइप के रखे थे, क्योंकि चकट प्लेट बहुत पतली जगह होती हैं। बड़ी एम्बुलेंस हमने नहीं रखी, क्योंकि वहाँ जाने में उनको दिक्कत होती, और मुड़ने में बालू में फंस जाते तो फिर दिक्कत होती।
हाँ। तो बोलेरो टाइप की रखी थी हमने, जिसमें सारी सुविधाएं अंदर थी और सारी गाड़ियां हमारी जीपीएस से और जो है वायरलेस सेट से अटैच थी। तो जब कभी हम लोग देखना चाहते थे तो कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरी दिख जाती थी कौन कौन कहाँ खड़ी हुई है। और वायरलेस सेट है, वो वायरलेस सेट जो है क्या कहते हैं, जो हमारा 19-20 वहाँ की हेल्पलाइन थी उससे जुड़ा हुआ था। तो अगर कोई भी वहाँ पे न्यूज़ आती है तो वायरलेस सेट पे सबके जाते हैं। और संयोग कहिए कि ये ईश्वर की कृपा कहिए कि दिमाग में आया कि जिस दिन स्टैम्पीड हुआ था मौनी अमावस्या के एक दिन पहले, हम लोगों ने बैठ के 8:30-9 बजे जो है बैठ के ये पूरा किया कि 20 एम्बुलेंस हमारी ये संगम नोस क्षेत्र में होना चाहिए। तो जब वो 20 एम्बुलेंस लग गई वहाँ पे, वो हमें दिख गई लैपटॉप स्क्रीन पे कि हाँ यहाँ खड़ी हैं। देन आई मूव फॉर द अदर थिंग। और यही 20 एम्बुलेंस हमारी जिस समय स्टम्पीड हुई थी, तो शायद वर्ल्ड की शॉर्टेस्ट टाइम में 30 सेकंड में एम्बुलेंस स्टम्पीड जगह पहुंच गई थी, जिसको कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि इतनी जल्दी एम्बुलेंस पहुंची है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और सबको बेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट दिया जो ट्रीटमेंट देने लायक थे, और जिनको हम नहीं बचा सकते थे, जो ऑलरेडी मतलब कि हमारे पास डेड आए थे, उनको सम्मान से उनका जो है क्या कहते हैं उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। और हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि वो 1:30 बजे का टाइम, हम लोग तुरंत अपने बिस्तर पे गए थे, तुरंत पता चला स्टैम्पेड हुआ, हम लोग तुरंत भाग के आए अस्पताल में। और उसके बाद हम लोग 8:30 बजे तक सुबह, यानी 7 घंटा कंटिन्यूस हम लोग वर्कअप करते रहे, जिसमें मैंने जो है स्ट्रेचर भी खींचे हैं और हमने सीपीआर भी दिया है पेशेंट को, हमने ड्रेस भी मैनेज किया है, हमने पुलिस मैनेज किया है, हमने पेशेंट मैनेज किया है, पेशेंट का अटेंडेंट मैनेज किया है, मैंने लोकल जो आपके जैसे लोकल नेता होते हैं जो लोग हैं उनको मैनेज किया। और फाइनली जो है क्या कहते हैं, हम उससे कम आउट हुए 7 घंटे बाद। और सबसे उसमें मैं उसका नाम था लड़की का सुनीता या इस तरह कुछ नाम था उसका। शी वॉज 32 ईयर ओल्ड आई थिंक। तो जब वो आई तो वो एकदम से अचेतावस्था में थी कि अब बचेगी नहीं। उसको वहीं दरवाजे पे स्ट्रेचर पे ही सीपीआर दिया गया। और स्ट्रेचर पे सीपीआर देने के बाद जब उसकी आँख खुली, जब जग गई, जब बच गई, तो उसने कहा थैंक यू सर। मैंने कहा किस बात का? बोले सर मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा भी बच गया, आप भी बच गए। तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा आह्लादित करती हैं, इतनी ज़्यादा भावुक करती हैं कि इस चीज़ को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये पूरे सर्विस में आप मानेंगे कि महाकुंभ में जो भगदड़ वाला माहौल था वो सबसे बड़ा चुनौती भरा था आपके हाँ लिए? यस, निश्चित रूप से बहुत ही चैलेंज था ये। जो चीजें और हम लोग टीवी पे देख रहे थे वो आप लाइव वहां पर फेस कर रहे थे। हम कर रहे थे, हम साथ में प्रेस को आपके जो है जितने भी न्यूज़ चैनल थे उन सबको मैं इंटरव्यू दे रहा था, मैं बाइट दे रहा था, ये सब कार्य कर रहे थे, सारे कार्य एक साथ कर रहे थे। और उस सारे कार्य में कहीं भी कोई भी वो नहीं था कि एकदम जैसे सीमलेस काम चल रहा था बिल्कुल। और जो भी हमारी डेड बॉडीज थी उनको कायदे से मैनेज करना। अब देखिए वहाँ पे लोग आए थे नहाने, अब उनके घर वाले लोग आए थे, उनके बाद सबको ये लगता है कि हमारे किसी भी प्री की डेथ हो गई है, तो पहले तो आदमी एकदम से परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। फिर जिसने कहा उसको हमने बेड पे लिटाया, है सर थोड़ी देर बेड पे लिटा दी, हम इंतजाम कर रहे हैं। तो आई डिड, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए बेड पे हमने उनको लिटाया कि आप लेटे रहिए, आप जाइए। सबको हटाया गया, सबको प्रॉपर उनको रेस्पेक्ट के साथ किया गया। और जैसे ही ये कुंभ खत्म हुआ है 27 फरवरी को, योगी जी ने समापन किया, 28 फरवरी को मुझे आपके यहाँ भेज दिया गया शाहजहाँपुर। और मैं यहाँ आया तो मैं सोच रहा था क्योंकि कुंभ का काम बहुत ज़्यादा था, वाइंड अप करना था, तो मैं 7 मार्च को वाइंड अप करके वहाँ से निकला हूँ। 8 मार्च को यहाँ आया हूँ, 8 मार्च को मैंने ज्वाइन किया है। और फिर मैं ज्वाइनिंग लीव पे चला गया। 18 मार्च से प्रॉपर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो एक तरह शाहजहाँपुर से आज में 4 महीना हो गया मुझे। जी, शाहजहाँपुर में आपको कौन सी नई चुनौतियां दिख रही हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र देखिए में? शाहजहाँपुर के सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब थे, बहुत ही उलझे हुए थे।
धीरे धीरे सुलझाते उनको सुलझाते हुए, इट इज ऑल्सो ए चैलेंज। जी, बहुत बड़ा चैलेंज है। सुलझाते हुए हमने अब ये स्थिति आ गई है जी, कि जो हमारे क्लियर कट दोषी थे उनको मैंने ट्रांसफर किया, उनको हटाया, मैंने उनके प्लेस से हटाया, हाँ, उनको सब कुछ करके जो नीट एंड क्लीन कर सकता था उसे नीट एंड क्लीन करने किया। और अभी भी मेरी प्रयास जारी है कि एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा लोगों को दे सकें, क्योंकि हमारे पास 15 सीएससीज हैं और एक अर्बन है एरिया, और बाकी हमारे पास 42 सीपीएससीज हैं। हमारे पास निश्चित रूप से चिकित्सकों की संख्या बहुत कम जी। है। 179 180 का एवरेज मान लिया, हमारे पास मात्र इस समय जो है करीब 90 के आसपास चिकित्सक, तो लेस देन 50% का हम काम। लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है वो हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हमारे शाहजहाँपुर का जिला अस्पताल बेहद ही गंदा रहता है, तो जिला इसकी अस्पताल वजह। हमारे उसमें नहीं आता। लेकिन सर आप सीएमओ हैं तो फिर सफाई की व्यवस्था नहीं, पर। सफाई व्यवस्था देखिए ऐसा है ना कि जो सीएमएस होते हैं, जी, और जो जैसे अब वो जिला अस्पताल पहले जिला अस्पताल था, हाँ, अब मेडिकल वो मेडिकल कॉलेज। जी, कॉलेज में तो वो अब मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट चला गया। हम मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड, अच्छा। तो उनकी पूरी अपनी प्रिंसिपल और प्लस सीएमएस की जिम्मेदारी होती है उनकी। तो अब क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज बन गया है, लेकिन फैक्ट ये है कि उसमें जगह कम है, हम्म। तो सारे डिपार्टमेंट इस तरह हैं, लेकिन कोशिश वो करते हैं साफ सुथरा करने की। और हम कहते भी हैं उनसे, हम जो अपना प्रयास करते हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि आगामी 2-3 महीनों के अंदर आपको अभी भी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से बेहतर हो गई हैं, लोगों को सुविधाएं मिलने लगी हैं। और मैं 2 सीएससी को आइडियल सीएससी बनाना चाह रहा हूँ, जी। जिसको सिधौली और पुआया को। अच्छा। पुआया चूँकि ऐसी जगह है, उसमें हमारा 50 बेड का एमसीएच यूनिट है, एमसीएच हम्म। भी, तो उसको और मॉडिफाइड करके उसमें और मैन पावर डाल के उसको एक ऐसा कर दें कि जब आपको लगे कि हाँ, जैसे हम हर चीज़ के लिए जिला अस्पताल रेफर करते जी। हैं या मेडिकल कॉलेज, हाँ। अभी भी लोगों के नाम पे वो जिला अस्पताल है बट वो मेडिकल हाँ। कॉलेज है। शाहजहाँपुर की प्रॉब्लम ये है कि शाहजहाँपुर में जैसे जो मेडिकल हेल्थ हम लोग सर्विसेज देते हैं पीएचसी सीएचसी पे, वो मतलब कि प्राइमरी ग्रेड की होती है। जी। मतलब फिर हम सेकंड ग्रेड जब जाते हैं तो सेकेंडरी हमें संस्थान हमारा जिला अस्पताल होता है, टर्शियरी मेडिकल कॉलेज होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी से सीधे हम टर्शियरी में भेजते हैं, सेकेंडरी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। तो अगर कोई ऐसी प्रक्रिया होती है, कई प्रक्रियाएं सुनने चल रही है, लेकिन वो प्रक्रिया जब तक ग्राउंड लेवल पे नहीं आती हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल हमने एक सबसे बढ़िया काम यहाँ पे किया है कि हर हमारे कर्मचारी की सैलरी 1 तारीख को उसके अकाउंट में चली जाती है। अच्छा। पहले ये 25 थी, 25 हो जाती थी, 20 हो जाती थी, जी। तो अब 1 तारीख को सारे हमारे लगभग संविदा कर्मचारी और सारे हमारे रेगुलर कर्मचारी की सैलरी 1 या 2 तारीख को, अगर 1 को संडे या कोई छुट्टी है तो 2 तारीख को उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। और आपको। इसका सबने हमें बहुत क्रेडिट दिया हाँ, बिल्कुल। कि ये सर पहली बार हमने देखा कि 1 तारीख को सैलरी आती है। ये दिक्कत बहुत ज्यादा थी और इसकी समस्या का नहीं, समाधान मैंने आपने पहली जल्दी से तारीख को सैलरी, पहली या 2 लेटेस्ट 2, अगर मान ली 2 दिन लगातार कोई छुट्टी रही तो 3 तारीख को, इससे ज़्यादा नहीं, अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं, 3 दिन। आपको कविताएं लिखने का शौक है? कविताएं भी लिखते हैं और गज़लें सुनते हैं, और फोटोग्राफी का शौक है। अच्छा। और फोटोग्राफी मैं इसीलिए जब मैं कोई कैमरा मोबाइल खरीदता हूँ तो उसमें 4 चीज़ें मेन देखता हूँ, उसकी रैम, उसकी रोम, हम्म। और उसकी बैटरी लाइफ, जी। और प्लस उसके कैमरे की क्वालिटी। अच्छा। अगर कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो लाख अच्छा फ़ोनों में नहीं खरीदता। अच्छा। इसमें मेरे पास गैलेक्सी S25 अल्ट्रा है, जी। इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो आप खुद के फोटोज ज्यादा क्लिक कराते हैं या और नेचर से भी जितने अच्छे नेचर से हम अपनी फ़ोटो तो अपनी क्या करें, हम तो खुद ही फ़ोटो हैं। हम नेचर लैंडस्केप, बहुत हमें शौक है लैंडस्केप का। अच्छा। तो मैं जब कहीं जाता हूँ तो मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ। पहले तो मैं कैमरा भी लेके जाता, लेकिन अब वो कैमरे जो है एक्स्ट्रा लोड हो जाते हैं, जी। और अब मोबाइल इतने अच्छे आ गए हैं उनमें कैमरे, तो उसको यूज़ करते हैं। कविताएं कैसे लिखते हैं? इंस्टेंट कुछ भी आया और लिख लिया? देखिए, कविताएँ लिखने का तो देखिए ऐसा है ना कि मैं थोड़ा-सा कभी भी शब्द मेरे लिए वो नहीं होते कि शब्द की कमी पड़े। जी। तो शब्द आते-आते हैं, देखा, लिखना शुरू कर दिया। अभी कुछ लाइंस याद है आपको जो आपने लिखी हो? तुरंत हम कह सकते हैं। हाँ, तो सर कुछ अगर सुनाए तो आप।
शुरू करें? हाँ सर। बातें आपकी कुछ इतना असर करती हैं, जी। बातें आपकी कुछ इतना असर करती हैं कि अगर ना कहें, ना चाहें तो भी दिल से गुजर कर। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा जान के। तो ये इंस्टेंट आ जाते हैं। अरे वाह सर, ये तो अच्छी क्वालिटी है। हमारी सबसे अच्छी बात है कि मैं जो आमतौर पे मोबाइल नंबर यूज़ करता हूँ, हाँ। जो करता हूँ कॉल, तो मैं आमतौर पे कभी भी मोबाइल की डायरेक्टरी से नहीं करता हूँ, मैं फिंगर से करता हूँ उनका डायल। अच्छा। और करीब मेरे ख्याल से अभी मेरे जो 250 नंबर होंगे जिनको कि मैं बिना फ़ोन बुक देखे करता हूँ। तो सर अब तो याद हो गए होंगे सारे नंबर। हाँ, तो याद रहता है। अच्छा। इस, क्या तो मेरा नंबर याद हुआ है अभी तक? आपसे भी बात ही करेंगे, करते ज़रूर याद हो जाता, 2-3 बार करेंगे याद हो जाएगा। सर तो आप जो ये घड़ी पहनते हैं, इसको अंदर साइड में, इसका जो डायल है वो अंदर साइड रहता है, हाँ। मोस्टली लोग जो है बाहर की साइड रखते हैं, इसका भी कुछ लॉजिक है या फिर ऐसे? देखिए फैक्ट ये है ना कि जब बाहर पहनते हैं ना, तो बाहर उसको कहीं टकरा, हाथ तो आप ऐसे मूव करते हैं ना, जी। तो चूंकि हम स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं, वैसे भी वॉच यूज़ करते हैं, तो हमें अपनी घड़ियों से बड़ा लगाव है। अच्छा। और इसलिए अगर लगे तो उनका ये हिस्सा लगे, मेन हिस्सा ना लगे। अच्छा, ये वजह और है। बेसिकली आजकल स्मार्ट वॉच सारी आपके बॉडी मेजर करती हैं, 12 जी। पैरामीटर मेजर करती हैं। तो आमतौर पे आपने ध्यान दिया होगा या नहीं ध्यान दिया होगा, अब तो ऐसी आ गई हैं कि शुगर और आपका फैट और जो है सब मेजर करती हैं। हम्म। लोग ये कहते हैं कि ये घड़ियां कैसे मेजर करती हैं, तो मैं उनसे सिर्फ इतनी बात पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा सीवियर मरीज कहाँ होते हैं? हम्म। कहते हैं अस्पताल में। कहा, अस्पताल किस पोर्शन? मैंने कहा आईसीयू में। आईसीयू में सारे मॉनिटर सेंसर से चलते हैं। हाँ। आईसीयू में सिर्फ एक ब्लड प्रेशर बांधा रहता है, जी। बाकी तो सब सेंसर से चलते हैं। सेंसर लगा दिया है यहाँ पे, हाँ। SpO2 नाप दिया, बाकी सेंसर सब चलते हैं। तो जब हम आईसीयू में इस पे रिलाई कर सकते हैं, तो हम डेली लाइफ में क्यों नहीं रिलाई? जब जहाँ पे हम मरणासन स्थिति में है, वहां पे हम इस पे रिलाई करते हैं इन सेंसर्स पे, तो हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो अब तो जो बाहर की घड़ियां आती हैं उनमें आपका इवन ब्लड शुगर नापना है, तो जब उनमें आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो उनमें आपकी स्किन का कलर भी आ जाता है कि हाँ। किस स्किन के उससे जो मैच करती स्किन का कलर है उसको आप टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, तब वो आपका आएगा। हाँ। तो जब इतनी चीज़ें हैं तो हम ठीक है 100% रिलाई ना करें, लेकिन एक ग्रॉस में तो हम देख सकते हैं ना क्या होता है, बिल्कुल। हम एक करीब तो पहुंच सकते हैं उसके। विवेक जी, जैसे देखा जाता है जो रूटीन चेकअप है, रेगुलर जो चेकअप होते हैं, वो लोअर क्लास और मिडिल लोअर क्लास जो है वो उसको देखता है कि ये बड़े लोगों के काम है, रूटीन चेकअप और रेगुलर चेकअप। तो क्या रेगुलर चेकअप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को भी कराने चाहिए? अगर उनको कराने हैं तो लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है, तो सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधाएं रहती है जो रूटीन चेकअप उनका हो? देखिए, बीमारी कभी ये नहीं देखती है कि आपका कास्ट क्या है, बिल्कुल। आपकी क्रीड क्या है, जी। आपका सोशल स्टेटस क्या है, हाँ। आपका आप लेबर हैं कि आप बड़े आदमी हैं, आप फैक्ट्री ओनर हैं, फैक्ट्री लेबर हैं, ये बीमारी नहीं। बीमारी ने हम्म। आपको एक समाजवाद है बीमारी में, वो बिल्कुल। किसी को हो जाती है। तो रही बात इसकी कि अगर उनको अपने रूटीन चेकअप कराने हैं, हम्म। तो रूटीन चेकअप तो अब तो सारे अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उस सीएससी पीएससी में फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। अब तो आपको विश्वास नहीं होगा, हमारी 9 यहाँ पे सीएससी में एटीएम मशीन लगी, हेल्थ एटीएम मशीन। आप वहाँ खड़े हुई है, लगाइए, आपको तुरंत पर्चा निकाल देगा बाहर वो। अच्छा। 9 जगह हेल्थ एटीएम मशीन जी लगी जी है। जी। और बाकी हमारे लगभग सारे सीएससी पे हमारे पास जो आपका सेमी ऑटो एनालाइज सब लगे हैं, हम्म। जो आपके बड़े बड़े लैब में लगते हैं, लगे हुए हैं। और हम पीओसीटी एक कंपनी है जो कि पूरे प्रदेश में वो जो है आपके ये रूटीन चेकअप के पूरे सिस्टम करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोगों ने कुंभ में पीओसीटी को दिया था पूरा काम, हम्म। वो तो पूरा सेटअप करता था। सबसे बड़ी बात है उसकी पूरी वहाँ लैब लगी थी कुंभ में, और उस लैब में थायराइड टेस्ट जो आपको कई दिनों बाद मिलता है, वो 2 घंटे में थायराइड टेस्ट भी मिल जाता है। अच्छा। तो सारी चीज़ें हैं। बेसिकली हम बहुत सी चीज़ों में हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एक तो हमारे दिमाग में लगता है ये हमारे लिए नहीं है, दूसरी बात ये है बड़ा पैसा लगेगा। हम्म। हम
लैक ऑफ अवेयरनेस, हम कोशिश करते हैं, हम अपने सारे वर्कर से बोलते हैं कि अवेयरनेस करिए, अवेयरनेस करते हैं, लेकिन हम मान लीजिए आपसे 2 बार कोई बात कह रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो, आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, तीसरी बार भी कहेंगे, लेकिन बेसिकली आपके समझ में तब आएगा ना जब आप उस पर इंटरेस्ट लोगे। तो जो ये हमारे लोअर और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ये अपने में अपनी इनकी सबकी, हम किसी कास्ट किसी भी जी। क्लास को नहीं कह रहे, सबकी अपनी एक माइंडसेट होता है। उस माइंडसेट से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें क्यों होगा, गांव के आदमी को क्यों होगा। बीमारी थोड़ी पहचानती है कि ये मतलब शहर है वो गांव है, कहीं भी हो जाएगी। लेकिन अवेयरनेस के लिए आपका विभाग क्या काम कर रहा है? अवेयरनेस हमारा विभाग पूरा काम, सारे प्रोग्राम चलाता है, आशा एएनएम सब बताती हैं उनको ये करना है वो करना है, हमारे मेडिकल अफसर हमारे सारे लोग बताते हैं, हमारे सीएचओज हैं, अब तो सीएचओज हमारे हैं, कम्युनिटी हेल्थ अफसर जो जीएनएम है, वहाँ बैठ के उनकी आपको एक बात की जानकारी है कि नहीं, जी। हमारे यहाँ ई संजीवनी प्रोग्राम चलता है। हम्म। आप मान लीजिए गए आप हमारे अस्पताल में, आपको लगा कि हमने उसने देखा, फिर आपका अपॉइंटमेंट लिया उसने, आपने मेदांता या जो है क्या कहते हैं फोर्टिस से आपकी कंसल्टेशन करवाई, और वो बकायदा स्क्रीन में आके फोर्टिस से कंसल्टेशन, वो आपके पूछेंगे डॉक्टर स्पेशलिस्ट आके, अगर हड्डी की दिक्कत है तो हड्डी वाला पूछेगा क्या क्या दिक्कत, देखेगा आपको उस ऑनलाइन, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट देगा। ये हर जगह है, हर सीएचओ के पास है ये। लेकिन हमारे फिर हाँ, हमारे पास लोगों को 250 सीएचओ हैं इस समय पूरे आपके क्षेत्र में। लोगों को जानकारी नहीं है ना सर इस बात की। हर जगह पूरे पेपर में हर जगह तो निकलता है, और उसके बाद ये है कि वो एज ए पर्सन भी सबको बताते हैं। जब आप का माइंडसेट उसको सुनने को होगा तो सुनेंगे ना। बेसिकली हम अपने एक टैबू से अपने ग्रसित होते हैं, ये हमारे मतलब चीज़, ये हमारे मतलब चीज़, ये हमारे मतलब चीज़। हम उनमें इतनी जरूरी चीजें छोड़ देते हैं कि जो कि बाद में हम पैसा देने के बाद भी नहीं कर पाते हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट हमें मिल रही है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज है हम जो यही चाहेंगे कि आप जो है अपने इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बताइए कि अगर कोई स्वास्थ्य की दिक्कत आती है जी। तो वो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचओ यानी जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहाँ जाएं, सीएससी पे जाएं। अगर कोई दिक्कत होती है, उनको कोई समस्या होती है, तो वो हमारे डिप्टी सीएमओ है एरिया के, अगर उनसे मिले तो हमारे पास आके मिल जाए, उनकी समस्या कर देंगे। अब जैसे कि बाढ़ का जो समय चल रहा है, इसके बाद मलेरिया, डेंगू, तमाम तरह की बीमारियां जो एकदम आ जाती हैं, तो इनसे निपटने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन नहीं, हमसे पूछे, हम हाँ, बताएं आप क्या कर कर रहे सकते हैं। हैं? देखिए हमारे पास सारे तरह के टेस्ट, सही तरह की दवाएं, सारे तरह के वो उपलब्ध है, जी। और ईश्वर की कृपा है कि इस बार बाढ़ कम आई है, और उम्मीद भी नहीं है कि आएगी। हाँ, अब नहीं आएगी। अगर आएगी तो भी सारे हमारे पास इंतजाम मौजूद है। हमारे पास 57 बाढ़ चौकियां हैं जी। 57 बाढ़ चौकियों में हमारे पास जो है 2 शहर में 57 गांव में पूरी। अभी जब बाढ़ आई थी आपने देखा होगा तो कलान में और मिर्जापुर में, जरियनपुर में, यहाँ हमारी टीम ने पूरे कैंप लगा के दवाएं बांटी हैं, कैंप लगा के चेक किया है, दवाएं बांटी हैं, और सबको पूरा जो है ट्रीट किया है एडीएमएफआर के साथ मिलके। तो काम हमारा बढ़िया चल रहा है इसमें, और उम्मीद है, हम यही उम्मीद करेंगे आप सलाह लें, सुविधाएं लें और स्वस्थ रहें। बच्चों में कुपोषण या महिलाओं में एनीमिया की दिक्कत जो है वो शहर में कैसे स्थिति बनी हुई है? देखिए एनीमिया की सबसे बड़ी, फिर मैं यही कहूँगा कि जो हमारे टैबूज होते हैं, यानी जो हमारी मिसकंसेप्शन होती है, जैसे खाने में हम देखिए अब तो हर जगह जो है फास्ट फूड का प्रचलन हो गया है। फास्ट फूड में बिल्कुल आयरन नहीं होता है। जब हम आयरन वाली चीज नहीं लेंगे, आयरन कहाँ से हमारे पास जाएगा? आपको एक सामान्य सी बात बता दूं, आपने मोरिंगा नाम सुना है? मोरिंगा जी। सहजन जिसे कहते हैं। हाँ। तो मोरिंगा इज ए करिज्मेटिक प्लांट। आप कुछ नहीं करिए, उसकी पत्तियां रोटियों में डाल के, आटे में डाल के बना लीजिए, 1 महीना खा लीजिए, आपकी काफी बीमारी, वैसे कैल्शियम मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, विभिन्न प्रकार के मिनरल आपको मिल जाएंगे। वो ऐसे ही सड़क पे पड़ा रहता है बेचारा इतने गुण के बाद भी। उसको बस तो एक सब्जी हम के रूप में अपने देखा जाता है। प्रोटीन का यूज कम करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट और फैट का यूज ज्यादा करते हैं। तो जब हम प्रोटीन का यूज कम करेंगे तो प्रोटीन हमें जरूरी शरीर की टूट फूट के लिए जरूरी है। शरीर में विभिन्न प्रकार के
जो हमारे हार्मोन बनते हैं उनके लिए ज़रूरी है, विभिन्न प्रकार के हमारे जो भी हड्डियों में ज़रूरी होती है, मसल में ज़रूरी होती है और खून बनने में ज़रूरी होती है। जो हम प्रोटीन लेंगे ही नहीं, कैसे काम चलेगा? हम्म। विवेक जी, देखा जाता है कि जैसे ही किसी को कैंसर हुआ, उसको जब कैंसर पता चलता है तो वो पता चलते ही उसकी लास्ट स्टेज आ जाती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू होते ही उसकी डेथ हो जाती है। तो समय रहते किसी को क्यों नहीं पता चलता कि उसको कैंसर देखिए हो गया? फैक्ट ये है कि समय रहते ही हम ये सोच लेते हैं, अरे ये तो ऐसे ही, हमें थोड़ी कैंसर होगा, ये तो ऐसे ही है, हम्म। ये तो ऐसे ही है। अरे हम कोई ऐसा तो काम थोड़ी करते हैं हमें कैंसर होगा। देखिए कैंसर किसी को हो सकता है। हाँ, ये है कि जो उसके नॉर्म्स, जो उसके फीचर हैं, जो मतलब एक कैटेगराइज किया गया है कि ये पान खाने वालों को, तंबाकू खाने वालों को ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है, बट कोई भी व्यक्ति उससे छूटा नहीं है, हम्म। किसी को भी हो सकता है। तो किसी को जब आपको कोई अपने शरीर में कोई ऐसी सामान्य से हटके कोई ग्रोथ दिखे, कोई बढ़ रही है, कोई चीज़ हल्की सी गांठ निकल रही है, तो वेट ना करें, हम्म। तुरंत अस्पताल में दिखाएं। हो सकता है कि आपके, अब तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में एक कैंसर का मतलब कि क्लिनिक भी शुरू हो गई है, अभी 7 तारीख को शुरू हुई है, तो क्लिनिक भी शुरू हो गई, तो उसको करें, दिखाएं। और इसके पहले कि वो आपके पूरे शरीर में फैल जाए, उसके पहले उसका ट्रीटमेंट कर लें। जब वो ट्रीटेबल है तब कर लीजिए। गूगल पे जितनी चीजें, जितनी जानकारी मिलती है, वो क्या सही होती है जो आजकल लोग गूगल से दवाइयां सजेस्ट करके ले लेते हैं? देखिए गूगल से दवाइयाँ सजेस्ट करना है तो फिर मेडिकल कॉलेज बंद कर दिए, गूगल कॉलेज खोल दिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए इंसान का अल्टरनेटिव ना एआई हो सकता है ना गूगल हो सकता है। जी। इंसान का जो ब्रेन है, इंसान के ब्रेन ने गूगल को बनाया, गूगल ने इंसान के ब्रेन को नहीं बनाया। एआई ने को इंसान ने बनाया, इंसान को एआई ने नहीं बनाया। तो जो आपका ब्रेन है, दैट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। आपका दिमाग, आपका सिस्टम है, जी। हर चीजें ऑटोमेटिक फीडबैक के साथ हैं आपके शरीर में। अभी तो हम प्रकृति का 1% रहस्य भी नहीं खोल पाए हैं। हम कितनी कोशिश करते हैं, प्रकृति जरा से करवट लेती है, पूरी तबाही मचा देती है। तो हम प्रकृति का 1% भी रहस्य नहीं खोज पाए हैं, और हम ये क्लेम करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, इंसान के दिमाग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और रिलाई ऑन इंसानी दिमाग, नॉट ऑन गूगल एंड वो। अभी आपने देखा होगा गूगल में बरेली में जा रहे थे लोग, कुछ महीने पहले पुलिया बनी नहीं थी, कूद पड़े हाँ, थे, हाँ, गिर गए, लटक गई है। जी। तो ये गूगल का, ये आपको ऐसा नहीं कि गूगल बुरा है, जी। गूगल है, लेकिन हर चीज की लिमिट होती है। बट इंसानी दिमाग की लिमिट नहीं होती, वो अनलिमिटेड है। कितनी मेमोरी आप डाल दीजिए, आपको जब फोन कहता नहीं अब स्पेस कम है, लेकिन इंसानी दिमाग कभी नहीं कहता स्पेस कम है। दैट इज ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। क्या यहाँ नॉन कम्युनिकेट, शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, इस तरह की दिक्कतें ज्यादा बढ़ रही हैं? देखिए ये जो नॉन कम्युनिकेबल एनसीडी की डिजीज़ है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे स्टेट में जो राज्य में जो है, जो आपके एनएचएम यूनिट है जो लखनऊ में, उसमें मुझे एज अ जीएम मैं काम किया हूँ 4 महीने। अच्छा। जिसमें एनसीडी और सीडी साथ में थी। तो मैं एनसीडी का जीएम था। अच्छा। पूरे प्रदेश का 4 महीना रहा हूँ, फिर मन नहीं लगा, मैं चला गया वहाँ से। अच्छा। तो उसमें हमारे सारे प्रदेशों में, सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट में ये एनसीडी की ग्रोथ हो रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की। कारण क्या है? हमारी लाइफ स्टाइल। हमारी लाइफ स्टाइल में हम पहले, अगर आपको याद होगा, आप तो आपके फादर अपने से पूछेगा कि अगर उनको कहीं जाना होता था करीब आधा किलोमीटर, तो ही यूज्ड टू वॉक। हाँ। आज आप स्कूटी से चलते हैं, स्कूटी से 10 कदम जाना होगा तो भी स्कूटी जाएंगे। तो आपने अपने शरीर को बिल्कुल यूजलेस कर रखा है, उसके यूज करिए। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे खाने के तरीके, हमारे मतलब एक तरह से बैठे रहने के, सारा काम बैठ के। अब तो इंडोर गेम ज़्यादा होते हैं, आउटडोर गेम कम होते हैं। पहले लोग गली मोहल्ले में दौड़ के खेल लेते थे, तो कहाँ खेलते हैं? अब वो बैठ के कंप्यूटर पे देखते हैं कैसे वो हुआ, कैसे वो सुडोको क्या क्या खेलते रहते हैं। मुझे तो मैं खेलता नहीं, इसलिए मुझे जानकारी नहीं। लेकिन ये है कि आपके स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ शरीर रहने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी, डाइट अपनी ठीक ठाक, और आपकी मेडिटेशन और योग बहुत जरूरी है।
मेडिटेशन योग से जो आज के 90% लोग एंग्जाइटी न्यूरोसिस शिकार है, मेडिटेशन योग से वो सुधर सकते हैं। और हर उसमें एनसीडी में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, ये कही जाती है कि फर्स्ट स्टेप इज चेंज योर लाइफ स्टाइल, मेडिसिन इज सेकेंडरी। जी। और अब तो डायबिटीज यहाँ हर जिले में बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, शुगर भी, डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि हम बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं। हाँ। आपने देखा है टॉलरेंस कम हो रहा है सब में, हर जगह, घर में भी कम हो रहा है, बाहर भी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं, जैसे इन स्टेज, मान लिया आपको यहाँ पे घर, यहाँ तक जाना है, आप ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो यहाँ से जाने में कम टाइम लगेगा। यहाँ पे हो गए तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे खड़े रहते हैं, ये गुस्सा के टाइम में, हम यहाँ पे आ जाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, यहाँ से चलेंगे गुस्सा होने में टाइम लगेगा। तो हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा उसके करीब रहते हैं गुस्से होने के कि हम अपनी लाइफ स्टाइल से परेशान हैं और दूसरे को गुस्सा करते हैं। ठीक है। शाहजहांपुर को मॉडल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट बनाने की कोई स्कीम है, या अगले 2 सालों में आप शाहजहांपुर को कहाँ देख रहे हैं हेल्थ के मामले में? देखिए, मेरा पूरा प्रयास है कि शाहजहांपुर में, हमने ये भी प्रयास किया है कि यहाँ पे जैसे बेरा टेस्टिंग होता, कान सुनाई के लिए हमने वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज यहाँ पे उनसे बात किया है। वहाँ पे यूनिट है, थोड़ी सी मशीन खराब है, वो ठीक हो जाएगी तो वहाँ पे हम बेरा टेस्ट करवाएंगे। लोगों के जो विकलांग सर्टिफिकेट बनते हैं, दिव्यांग सर्टिफिकेट, वो भी हम वहीं से लेके बनवाएंगे। लखनऊ जाना पड़ता था तो KGMC, तो अब वो यहाँ करवाएंगे। और हमने SRMS यूनिवर्सिटी है, आपने देखा होगा बरेली में, मेडिकल कॉलेज, वहाँ के उन्होंने ऑफर दिया है हमें कि एक स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट हर महीना एक CSC पे आएंगे। तो उससे ये हो जाएगा कि जो ये तो फ्री ऑफ कास्ट होगी, लेकिन जो वो होगी हम उनसे बात करेंगे, वो भी सब्सिडाइज रेट पे होंगे ट्रीटमेंट। तो बाकी अभी बहुत कुछ करना है। अभी हमने SPM डिपार्टमेंट से, मेडिकल कॉलेज के और बाकी सबसे मिलके हमने बात की। अभी तो प्रक्रिया शुरू की है हमने। अभी तो मुझे आज 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने में देखिए क्या कर लेते हैं। आज कोशिश ये है कि जल्दी से हम इसको एक आप कहने सुनने लायक हो जाए कि हाँ, ये शाहजहांपुर में कुछ परिवर्तन हुआ है हेल्थ में। ये मेरा सबसे बड़ा ऑनर होगा अगर आप जो है, आपके मुंह से स्वतः निकल जाए, सेल्फ, मतलब एक तरह से दिल से ये आवाज निकले, स्वतः स्फूर्त से निकल जाए कि हाँ, ये कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो बदला है, कुछ तो चेंज हुआ है। हाँ। वो तो उस दिन जब आपसे मिलने गए थे आपके ऑफिस में, वहीं से पता चल गया कि शुरुआत यहीं से हो गई है। हाँ, वो हो गई। हमने काफी मॉडिफाइड किया। हाँ। हमारा आवास एकदम खराब सा पड़ा तो उससे मॉडिफाइड किया, ऑफिस मॉडिफाइड किया। अभी और 2-3 मीटिंग हॉल हमें मॉडिफाइड करने, बाकी लोगों के बैठने की जगह मैंने बनाई, उनके साफ सफाई की व्यवस्था किया, उनके महिलाओं के टॉयलेट की व्यवस्था किया, और हर फ्लोर पे हमने महिलाओं के टॉयलेट अलग कर दिए हैं, और उनको जो है नीट एंड क्लीन करने के लिए पूरी व्यवस्था करा दी है। आपके ऑफिस के बगल में ही जहाँ पर दिव्यांग सर्टिफिकेट बनते हैं, तो जो मंडे टू मंडे लोग आते हैं वहाँ पे, वो काफी दूर दूर से आते हैं। अल्लाहगंज हो गया, खुदागंज हो गया, वहाँ पर बैठने की उनकी कुछ अरेंजमेंट नहीं थी अभी तक। अब चेयर आपने देखा नहीं? हाँ, अभी तो नहीं गए। आप देखिए, पहले मेरे आने से पहले वहीं सामने लोग बैठते थे। हाँ, बहुत बार हम लोगों ने ये बात अब वो पीछे हमने हॉल में बैठवा दिया, मीटिंग हॉल में। उनके लिए बाकायदा शेड है, एक छत है, तो उनको धूप नहीं लगती। बाकी हमने कूलर लगवा दिए वहाँ बैठने के लिए। स्टील वाले 3 चेयर वाले सेट लगवा दिए हैं। वहाँ पे अंदर पूरी व्यवस्था है उनकी। वो तो चेंज हुआ, वो तो मैंने पहले ही आते ही कर दिया था। हाँ, वो बहुत बड़ी समस्या थी, कई क्योंकि बार दिव्यांग अब ऐसे पैर लटका के सीढ़ी बैठे रहते थे, वो अब नहीं बैठते। अभी आइए, मंडे को आइए, अब दिखाते हैं आपको। वहाँ पूरी व्यवस्था है, अंदर उनकी चेयर बैठे रहते हैं, उनका नंबर रहता है, उनका नाम बुलाया जाता है, वो जाते हैं अपना चेकअप करते जाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस एक लास्ट राउंड हम यस और नो खेलेंगे, जिसमें आपको आपका जवाब अगर हाँ में होगा तो आप कैमरे पे हाँ यस दिखाएंगे, नहीं तो ना दिखाएंगे। शाहजहांपुर की जनता अपनी सेहत को लेकर लापरवाह है, ये बात सही है या नहीं? यस। क्या आपको कभी लगता है कि सरकारी अस्पतालों की छवि को लेकर लोगों में डर और नेगेटिविटी ज्यादा है? हाँ है, यस। शाहजहांपुर में प्राइवेट अस्पतालों का दबदबा सरकारी अस्पतालों से ज्यादा बना हुआ है। वो तो हर जगह है, हर जगह, हर जगह हो। तो क्या आपको लगता है कि हेल्थ स्टाफ की संख्या अभी भी जिले में कम है? यस। शाहजहांपुर को मेडिकल कॉलेज की जरूरत थी, हाँ या नहीं? यस। क्या आप खुद भी कभी सेल्फ मेडिसिन बिना डॉक्टर को दिखाए लेते हैं? मैं खुद डॉक्टर को किसको दिखाऊंगा?
self medication is most harmful than not to take medicine at all. योग और आयुर्वेद आज भी उतना जरूरी है जितना मॉडर्न मेडिसिन। देखिए, मॉडर्न मेडिसिन इज ए वे ऑफ ट्रीटमेंट और योग एंड मेडिटेशन इज ए वे टू प्रिवेंट द डिजीज। क्या कभी आपको अपने काम के बोझ की वजह से फैमिली टाइम में कमी खलती है? इस बात को तो मैं नहीं कह सकता, नो। शाहजहांपुर का स्वास्थ्य सिस्टम आने वाले 5 सालों में पूरी तरह बदल जाएगा, आप ये मानते हैं? यस। क्या आपको लगता है कि लोग गूगल से बीमारी का इलाज ढूंढते हैं डॉक्टर के वजह ये से? खुदकुशी का एक तरीका है। सर, जब वो बिल्कुल हार जाता है, शायद आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा समय रहा होगा, तो उस पर भी अगर कभी कुछ लिखा होगा तो क्या मन में रहा? तो लिखा तो बहुत है, लेकिन उसकी जो एक टैगलाइन हम आपको बताना चाहेंगे, हमने भी जीवन में बहुत बुरे दिन देखे हैं, बिल्कुल। इतने बुरे दिन कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो उस पे हमने एक लाइन लिखी अभी आपसे बात करते करते समझ में आएगी अच्छा। कि तुम पूछते हो कि कहाँ कहाँ से गुजरे हो, तुम पूछते हो कि कहाँ कहाँ से गुजरे हो, अगर तुम गुजरते तो गुजर गए हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।